वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। हम आपके सामने फिर से मौजूद हैं एक नया अध्याय लेकर। लेकिन ये नया अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे आप लोग बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से फॉलो करें। आप वीडियो को केवल स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि मैं सिर्फ वही नहीं पढ़ती हूँ जो इसमें लिखा होता है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती हैं जो आपको बोली जाती है। यदि आप उनको नहीं सुनेंगे तो ये इस अध्याय के प्रति आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप जितने ध्यान से इसको देखेंगे उतने ही ध्यान से आपको ये वीडियो को सुनना भी ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। ये इस अध्याय का पहला भाग है और माह दिसंबर का भी यह सिलेबस है। जैसे कि माह दिसंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन जो हम पूर्ण कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की 3 वीडियो में ये अध्याय खत्म किया गया है। दूसरा जैविक प्रक्रियाएं वाला अध्याय है और तीसरा हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वाला अध्याय है। तो आज हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें से कितने नंबर के प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। तो ये जो जैविक प्रक्रियाएं वाला अध्याय है ये काफ़ी लंबा है और इसके 2 भाग हैं। तो एक भाग तो अभी दिसंबर के माह में दिया गया है और इसमें से कुल 13 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 1 अंक के भी प्रश्न आते हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आता है और 4 अंक का एक प्रश्न आता है और इसके अलावा 6 अंक के भी प्रश्न इसमें से आते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा लेंदी भी है और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हमको जानना है अंग तंत्रों का विकास, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्था, पाचन प्रक्रिया, पाचन तंत्र का कार्य। इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे परिवहन तंत्र शुरू हो जाएगा। फिर परिवहन तंत्र के बाद उत्सर्जन तंत्र है और उसके बाद फिर पौधों में जैविक प्रक्रियाएं हैं। तो आज की क्लास में हम पाचन तंत्र वाला टॉपिक पूरा करेंगे। तो आज की क्लास की रूपरेखा देख लेते हैं। जैविक प्रक्रियाएं क्या है यह जानेंगे, मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन समझेंगे, पाचन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्था कैसी होती है, पाचन तंत्र की क्रियाविधि समझेंगे और विभिन्न पाचक एंजाइम, इनका श्रावण कहाँ से होता है और इनके क्या कार्य हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। जैविक प्रक्रियाएं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक सजीव कई सारी जैविक प्रक्रियाएं दर्शाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह जीवित है। ऐसी प्रक्रियाएं जो केवल जीवित सजीवों में ही देखी जाती हैं और किसी जीव के जीने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो उसके पर्यावरण के साथ सामंजस्य करती है, उसे हम जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। सभी सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं होती है जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और ये प्रक्रियाएं आपको केवल जीवितों में ही मिलेगी, जैसे पोषण, परिवहन, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि। जैसे कोई सजीव ही होता है जिसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है, सजीव में ही परिवहन तंत्र पाया जाता है और सजीव ही सक्षम होते हैं अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में, और सजीवों में ही उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है और श्वसन की प्रक्रिया भी सजीवों में होती है। तो इस प्रकार जैविक प्रक्रियाएं वैसी प्रक्रियाएं होती हैं जो सभी सजीवों में होती हैं। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें क्रम देखें तो सबसे पहला जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो श्वसन और पोषण, ये 2 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रोल निभाती हैं। अब ये कैसे निभाती हैं ये आपको श्वसन वाला पढ़ने पर भी पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य। पर हम सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो होते हैं पौधे, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा सीधे ग्रहण करते हैं सूर्य से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करके जटिल पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करते हैं। और इस ऊर्जा का केवल 10% भाग प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर उसके बाद उसका 10% भाग द्वितीयक उपभोक्ता को, फिर उसका 10% भाग तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है और इसमें से जो ऊर्जा की हानि होती है वो वातावरण में वापस चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे जो हैं वो उत्पादक की भूमिका में रहते हैं और ऐसे जीव जंतु जो सीधे पौधों को खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता रहता है। इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। तो समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर ही निर्भर करता है। उत्पादक और उपभोक्ताओं की जैविक क्रियाओं में समानता के साथ साथ कुछ अंतर भी होता है। जैसे कि पौधे में जो पहला चरण है वह सरल पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यही उनके लिए भोजन है। जबकि जंतुओं में पोषण जटिल पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि से शुरू होता है। बहुकोशिकीय जीवों के विकास के साथ साथ अंगों और अंग तंत्रों का भी विकास हुआ।
अब देखिए, हम अपने आसपास जितने भी सजीव देखते हैं वो केवल एक ही कोशिका से नहीं बने होते। एक कोशिका के जीवों को तो हम शायद देख भी ना पाए, क्योंकि कोशिका सामान्यतः बहुत ही छोटी होती है आकार में। तो हम अपने आसपास जितने भी जीव देखते हैं वो सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं, और उनमें जैसे जैसे वो बहुकोशिकीय होते गए, अर्थात कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रम का विभाजन हुआ, अंगों का निर्माण हुआ, और बहुत सारे अंग मिलकर जब एक ही कार्य को करने लगे तो अंग तंत्र बना। तो इस अध्याय में हम मनुष्य की कुछ जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जैविक प्रक्रिया जो हमें देखनी है वह है पाचन। तो हमें भोजन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा भोजन जो है वो शरीर की वृद्धि, मरम्मत, विकास, तापमान सभी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं, और इनके अलावा भी हमारे शरीर को बहुत सारे अन्य पदार्थ की जरूरत होती है, जैसे जल, लवण, विटामिन, खनिज इत्यादि। मस्तिष्क से अमाशय की दीवारों में जब संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो मस्तिष्क हमें यह बताता है कि हमें भूख लगी है, और इस प्रकार हमें भूख का एहसास होता है और हम कुछ भोजन करना चाहते हैं। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला अंग होता है मुंह, दूसरा है ग्रसिका, फिर है अमाशय, यकृत एवं पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इस चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भोजन जो है वो मुख से ग्रहण किया जाता है, जिसमें जिह्वा, दांत और मुख गुहा जो है वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ये जिह्वा जो आपको स्वाद के साथ साथ भोजन को मिक्स भी करती है, मिलाने का भी काम करती है। दांत जो है वो दांत भोजन को पीसने का काम करते हैं, और इस प्रकार भोजन आगे बढ़ता है। और ये जो पतली सी नलिका आपको शुरुआत की दिखाई दे रही है, ये ग्रसिका है, और इसके बाद ये नली जाकर एक चौड़े थैले में खुलती है, जे के आकार की, जिसे हम अमाशय कहते हैं। अमाशय जो है, अमाशय के अंत में यहाँ पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायफ्राम के नीचे यकृत, और यकृत से ही पीछे जुड़ा हुआ अग्नाशय भी यकृत के पास, और जहाँ पर छोटी आंत और अमाशय का आखिरी भाग मिलता है वहाँ पर अग्नाशय मौजूद होता है। तो ये सीधे सीधे आहार नाल से नहीं जुड़े, ये जो मुख से लेकर ये गुदा द्वार तक का जो भाग है, इसे हम एक साथ आहार नली कहते हैं। तो ये जो यकृत और अग्नाशय है, ये सीधे सीधे आहार नाल का भाग नहीं है, परंतु ये कुछ पाचक एंजाइम पाचक रस का स्रावण करते हैं और उसे यहाँ छोटी आंत में छोड़ देते हैं। यकृत से पित्त रस निकलता है जो ये पित्ताशय में जमा होता है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस बाहर निकलता है। इसके बाद अमाशय के बाद ये पहुँच जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद ये यहाँ से बड़ी आंत से होता हुआ ये अंत में मल द्वार तक ये पाचन तंत्र फैला हुआ रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अंग हो गए। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि हर अंग में क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला है, मनुष्य का मुख में जैसे ही भोजन पहुँचता है तो लार ग्रंथियाँ लार का श्रावण करना शुरू कर देती हैं, जिसमें 98% तक जल होता है, लेकिन इसका शेष 2% भाग इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक और एंजाइम से बना होता है। इसमें कुछ आपके भोजन का पाचन मुंह से ही चालू हो जाता है। मुंह में जो लार निकलता है वह भोजन के स्टार्च और वसा को आणविक स्तर में तोड़ने का काम करता है। लार जो है वो पाचन कार्यों में शामिल है। इसके अलावा ये भोजन को गीला करने, लुगदी बनाने के लिए भी काम में आता है, जिससे भोजन को आसानी से निकला जाए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि लार में एमाइलेज होता है, जिसे हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और यह शर्करा को स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि आपको भोजन को बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। कम से कम 32 बार आपको भोजन जरूर चबाना चाहिए, क्योंकि जब आप भोजन को मुंह में समय देते हैं तभी वह इस टाइलिन के साथ क्रिया कर पाता है और थोड़ा बहुत पाचन उसका शुरू हो पाता है। यदि आप भोजन को बिना ठीक से चबाए अगर निगल देंगे तो भोजन का जो पाचन का भार है वो पूरा का पूरा पेट में, और आपकी आंतों को जो कार्य आपके दांतों को करना चाहिए वह कार्य आपकी आंतों को करना पड़ता है, जिससे आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। एक और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जीवों के लार में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, रसायन, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर अक्सर अपने शरीर को चाटते हैं, और ख़ासतौर पे जहाँ उन्हें चोट वगैरह लगी होती है वहाँ पर को भी वो चाटते हैं, तो इससे उनका जो घाव है वो बहुत जल्दी भर जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब। परंतु ये तत्व या ये रसायन मनुष्य की लार में नहीं पाए जाते। ये प्रयोग आपके पुस्तक में दिया हुआ है। आयोडीन परीक्षण प्रयोग करके स्टार्च पर लार की एमाइलाइज की क्रिया का तापमान और पीएच के प्रभाव का अध्ययन
कैसे किया जाए, इसका पूरा प्रयोग आपकी पुस्तक में दिया है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि यदि हम स्टार्च में लार मिलाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा गेहूं आटा या चावल का आटा लेके उसमें स्टार्च मिलाएं, तो लार में मौजूद एमाइलेज धीरे धीरे स्टार्च से क्रिया करता है और इसको माल्टोज में बदल देता है। तो स्टार्च के लिए हम टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च के विलियन में यदि हम आयोडीन डालते हैं तो वो नीले रंग का हो जाता है, और यह नीला रंग आपको तब तक दिखता है जब तक कि स्टार्च पूरी तरह माल्टोज में नहीं बदला, और जब यह माल्टोज में बदल जाता है तो फिर यह नीला रंग देना बंद कर देता है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। एक और परीक्षण यहाँ पर जो दिया गया है वो यह है कि लार्व में जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो pH 6 से 7 तक में अच्छे से काम करता है। यदि हम बहुत अम्लीय माध्यम लें या बहुत क्षारीय माध्यम लें तो एंजाइम विकृत हो जाता है और इसके कार्य करने की दर घट जाती है। जैसे हमारी पेट में अम्लता का स्तर जो है वो काफ़ी उच्च होता है HCl के कारण, तो जो लार की एंजाइम है वो विकृत हो जाती है और उसके आकार में बदलाव हो जाता है। इसीलिए जैसे ही पेट में प्रवेश करती है तो लार की एंजाइम कार्य नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि एमाइलेज केवल आपके मुंह तक ही कार्य करेगी, इसीलिए आपको भोजन को चबाने में पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि एमाइलेज अपना काम ठीक से कर पाए। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन बहुत कम समय के लिए मुंह में रहता है, इसीलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है। अब आहार नली यानी कि ग्रास नली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। अभी तक इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। अब आहार नली की दीवारों में जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं। इससे पचा हुआ भोजन आहार नली में आगे जाते जाता है। तो ये जो दीवारों का सिकुड़ने और फैलने का जो क्रम होता है, इससे जो गति उत्पन्न होती है उसे हम क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, गति होता है, यह भोजन को पेट के भीतर भेजने का काम करता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं। आहार नली की भित्ति में श्लेष्म का स्राव होता है जो कि इसकी दीवारों को काफ़ी चिकना बनाती है और इससे आसानी से भोजन आगे बढ़ता है। गले, आमाशय और छोटी आंत में वाल्व जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। हम भोजन को निवाले के रूप में, यहाँ तक कि पानी को भी धीरे धीरे गटक कर हम पीते हैं। अगर हम बहुत बड़ी जल्दबाजी में खाना खाते हैं या पानी गटकते हैं तो कभी कभी हम अटक जाते हैं और पानी जो है वो नाक से बाहर आ जाता है। तो गले के पास में एक इपिग्लॉटिस नाम की पेशीय रचना पाई जाती है जो जब आप भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो वह उस द्वार को बंद कर देती है। इससे होता यह है कि आपको बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि खाते समय बातें नहीं करना चाहिए, तो उसका अर्थ ये होता है कि जब आप खा रहे हैं तो एक पल के लिए जब आप भोजन या पानी को गटकते हैं तो सांस रुक जाती है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप पूरा ग्लास भर पानी एक सांस में पी जाइए, तो जब तक आप पानी पीते रहते हैं और पानी अंदर जाता रहता है तब तक आपकी सांस बंद रहती है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, नहीं दिए हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो मुंह से भोजन ग्रसनी से होता हुआ एक लंबी ग्रसिका के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। ये ग्रसनी और ग्रसिका असल में एक ही नली के दो भाग हैं। जो गले के ठीक पास जहाँ से आहार नली शुरू होती है उसे ग्रसनी कहते हैं, और उसके बाद जब वो नली सक्रिय होकर आगे बढ़ती है तो उसी का नाम ग्रसिका हो जाता है। अब जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में उसे दो प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो पेप्सिन का कार्य प्रोटीन की जटिल श्रृंखलाओं को सरल करके पेप्टाइड में बदलना है, अर्थात अगर सरल शब्दों में हम कहें तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार रेनिन जो होता है वो केसिन नामक प्रोटीन को सरलीकृत करके पैराकेसिन में बदल देता है। और आमाशय के आंतरिक सतह से आमाशयी रस का स्राव होता है जिसमें 90% जल और 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन, लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह अत्यंत प्रबल अम्लीय होता है और इसका pH 1.5 होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य बता रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे यह एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर पाते हैं। इसके अलावा ये यहाँ के माध्यम को अम्लीय करने में मदद करता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही यहाँ के एंजाइम सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश कर जाएं आमाशय तक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन्हें नष्ट कर देता है। यह भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है और साथ ही पाइलोरिफिक छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। यह छिद्र आमाशय के आखिरी सिरे पर पाया जाता है। इसी छिद्र के खुलने से यहाँ पर का भोजन आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसके बाद आमाशय के बाद ये भोजन छोटी आंत में पहुँचता है और ये जो छोटी आंत है यह आहार नली का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 20 फुट होती है परंतु इसका व्यास कम होता है, इसीलिए इसे छोटी आंत कहा गया। यकृत और अग्नाशय जो है वो सहायक पाचक ग्रंथि हैं और इनसे स्रावित पाचक रस आंत में पहुंचते हैं, छोटी आंत में। ये यहाँ पर एक द्वार बना होता है जिससे यकृत जो पित्त रस सिक्रीट करता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और ये दोनों के दोनों छोटी आंत में पहुँचते हैं। अग्नाशयी रस में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है तो छोटी आंत का माध्यम क्षारीय हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आमाशय में
माध्यम अम्लीय है, जबकि छोटी आंत में माध्यम क्षारीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है अग्नाशयी रस से। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए, पाचन का अधिकतर भाग जो है वो आमाशय में पूर्ण हो जाता है, परंतु अभी भी 100% पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई होती। फिर अग्नाशय से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। देखिए, ये आपको जितने भी नोट्स दिए जा रहे हैं और जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। जैसे अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, उनका नाम बताइए। HCl के क्या कार्य हैं वो बताइए। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में पूरा मिल जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक फाइनल नोट्स बना सकते हैं। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। यह छोटी आंत में वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं पित्त रस के द्वारा छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं। इसे इमल्सीकरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर से भी एक और प्रश्न निकलता है, पूछा जाता है कि इमल्सीकरण क्या है। तो ये सारी चीज़ों का उत्तर मैंने यहाँ पे नोट्स के साथ में दिया है। आप इसे देखकर आसानी से नोट्स बना सकते हैं। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसे मैंने करेक्ट कर दिया है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्योंकि इसकी आंतरिक सतह पर मुड़ी हुई रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे दीर्घरोम या विलाई कहते हैं, या माइक्रोविलाई भी कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर हम छोटी आंत का जो डायग्राम बनाएं, तो उसकी जो आंतरिक सतह रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। ऐसे ऐसे इसमें मुड़ी हुई रचनाएं पाई जाती हैं, ये इस प्रकार की। इसे बोला जाता है विलाई। ठीक है, कहीं कहीं पे ये माइक्रोविलाई शब्द भी उपयोग में होता है। तो यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद यहाँ से बचा हुआ जो भोजन रहता है वह रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं में चला जाता है। इसके बाद छोटी आंत में जल की भी कुछ मात्रा अवशोषित होती है, लेकिन जल का अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और अपचित भोजन का स्थायी संग्रहण भी होता है बड़ी आंत में, और फिर अपचित भोजन, मल और कुछ गैसें मलद्वार से शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमारे आंत में जीवाणुओं के लिए पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, जो कि पाचन में मददगार होते हैं। और मनुष्य में जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, वहाँ पर अपेंडिक्स नाम की रचना पाई जाती है, जिसका वर्तमान समय में कोई काम नहीं है। यह एक अवशेषी अंग है और यह जीवन भर ऐसे ही रहता है, परंतु कभी कभी यह आकार में बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट में तीव्र दर्द होता है। चूंकि इसका कोई कार्य नहीं है, अतः ऑपरेशन के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। पूर्व काल में ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग सेल्यूलोज के पाचन के लिए होता था। इससे हमें यह पता चलता है कि पहले मनुष्य कच्चा भोजन करते थे, मतलब सेल्यूलोज के पाचन की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ यही हुआ कि हम वनस्पति को सीधे भोजन के रूप में लेते थे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम परिवहन तंत्र का संपूर्ण वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें हम रक्तदाब, हृदय की भूमिका, दोहरा परिसंचरण तंत्र, रक्त की भूमिका, लसिका की भूमिका, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपके लिए आपके काम की वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।